गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत की खोज इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता तीसरा अध्याय में हम महाभारत इस भाग पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो इस महाभारत यह भाग पर या इस अध्याय पर नेहरू जी हमें महाभारत महाकाव्य के बारे में हमें जानकारी देने के लिए उन्होंने कोशिश किए हैं। ठीक है, वह महाभारत महाकाव्य किस विषय उस महाकाव्य में सम्मिलित है और आर्य लोगों के बारे में भी, ठीक है, भारत में आकर बसे हुए आर्यों के बारे में भी तो उस महाकाव्य से हमें जानकारी मिलता है। तो ऐसे अनेक विषय कल हम चर्चा किए थे बच्चों। ठीक है, तो आगे नेहरू जी इस अध्याय से या इस एक महाकाव्य से हमें क्या जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रयत्न कर रहे हैं देखेंगे। देख लो आगे, शायद यही समय था, नहीं ये हुआ है। ठीक है, तो क्या पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद मतलब हाजिर, धीरे धीरे यहाँ पहले से हाजिर या उपस्थित आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर रहे थे। घुल मिल मतलब मिलजुल। तो कल आप देख लिए बच्चों, सुन लिए हैं। तो भारत देश में विदेशी से लोग प्रवेश किए। वे लोग आते ही क्या किए थे, साथ साथ अपने रीति रिवाज को लेकर आए थे उन्होंने। ठीक है, तो रीति रिवाज अपने रीति रिवाज को भारत में चलाने के लिए वे लोग पहले कोशिश किए, लेकिन उनको उनमें सफलता नहीं मिली। तो बाद में क्या किए उन्होंने, तो भारत देश में बसे हुए आर्यों का जो रीति रिवाज था उसमें मिलजुल कर, ठीक है, तो रीति रिवाज के साथ मिलजुल कर उन्होंने क्या करने लगे, अपना जीवन चलाने लगे। और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। और इस नई स्थिति के इस तरह क्या एक नया हालत आ गया या यह देश की यह स्थिति बदल गई। तो उस समय उन्होंने क्या किए, स्थिति के अनुरूप उसके अनुसार वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इनसे सबको समेट कर, ठीक है, जमा करके इकट्ठा करके चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था। तो हर एक धर्म या अनेक या विदेश से आए हुए सभी लोगों को इधर समेट कर, मतलब इकट्ठा करके या मिलाकर, ठीक है, चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। जब वे भारत में आकर, मतलब विदेशी लोग हो, ठीक है, भारत के मतलब विदेश से हो, अलग अलग देश से, राज्य से, वहाँ अलग अलग देश से आए हुए सभी लोग, ठीक है, भारत में आकर भारत के जो रीति रिवाज थे उनके अनुसार उन्होंने, ठीक है, चलने के लिए और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए क्या एक उन्होंने आदेश दिए। ठीक है, क्या वह एक रास्ता था, तो सभी लोग उस रास्ते के अनुसार चलने लगे। तो उस समय क्या हो गया, एक हिंदू धर्म निकला। जब वे सभी लोग इधर आकर एकता से जीने लगे तो उस समय भारत देश में क्या हो गया, एक हिंदू धर्म का निर्माण हुआ। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यहाँ जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। देख लो, यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया, बुनियादी मतलब पिलर, ठीक है, बुनियादी नजरिया मतलब पहले की दृष्टि, नजर मतलब दृष्टि, ठीक है, बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि, मतलब पहले से देखे तो, बुनियादी मतलब पिलर, नींव बोलते आप, अड़ीपायन थे नींव। तो वह देखे तो हमें यह समझ में आता है कि या इस भारत देश का क्या वह स्थिति है, क्या ये नियम है, इसे पहले से देखे तो
हमें यह समझ में आता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। सत्य किसी के अधीन में नहीं है। सत्य पर कोई अपना अधिकार चलाने का नहीं हो सकता। ठीक है, सत्य तो वो क्या है, स्वतंत्र है। वही कहते हैं उन्होंने, सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उसे तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। सत्य किसी के अधीन में नहीं है। ठीक है, कोई भी उसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए हो या सत्य को देखने के लिए हो, बहुत सारे क्या है, रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो यह देखकर क्या हुआ, इसलिए सब तरह के अलग अलग, अनेक तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो यह सत्य के बारे में समझकर, ठीक है, सत्य तो क्या है, वह एक बहुत स्वतंत्र है, वह किसी के भी अधीन में नहीं है। और सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। इसलिए ठीक है, सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो इसलिए अनेक लोगों का क्या विश्वास था, ठीक है, अनेक लोगों के तो एक अकेला हो तो ठीक है, वह व्यक्ति का मन में क्या विषय, क्या भावना है, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग हो तो या बहुत सारे लोग हो तो सब लोगों की भावनाएं या उनके मन में क्या विचार है समझने के लिए नहीं होता। सब लोग हो तो सब विचार होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। इसलिए पहले हम क्या किए, बहुत सारे विरोध और विश्वासों को भी हम क्या कर लिए, इधर सहन कर लिए। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। देखो, महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। समझ में रहे ना, ये तो हमें भी पता है पहले से ही। मतलब हमारे देश को भारत नाम जिस तरह आया, भरत के नाम से है, आगे जाकर क्या हुआ, भारत नाम से वो कहने लगे लोग। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। बुनियादी एकता पर, बुनियादी मतलब वही न्यू, अड़िपाया, पिल्लर बोलते हैं ना आप, हाँ, न्यू की एकता पर मतलब बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत, यानी आर्यों का देश। भारत देश को इससे भी पहला तो और एक नाम से हम पुकारते थे। ठीक है, क्या था नाम, वो आर्यव्रत। उसका अर्थ यानी आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। देखो कुछ यह नाम मतलब आर्यव्रत या आर्यों का देश, यह नाम क्या हुआ तो पूरे देश तक नहीं फैल गए, तो सीमित प्रदेश तक यह नाम फैल गया। तो इसलिए वो क्या हो गया, नाम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वह नाम बदल गया। विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। रामायण कथा क्या हुआ है, वो दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में
मोटे तौर से आनंद लगाया गया कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। तो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, तौर मतलब पद्धति, तौर पद्धति क्या कहते हैं उन्होंने, रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। तो दक्षिण भारत के आर्यों की क्या है, वो विस्तार की कहानी है, मतलब विशाल कहानी है। वह विराट ग्रहयुद्ध, विराट मतलब विशाल बड़ा, ग्रहयुद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, विराट ग्रहयुद्ध हुआ और जो बाद में हुआ और उसके बारे में महाभारत में किया गया। तो वर्णन मतलब प्रशंसा, ठीक है, तो युद्ध की प्रशंसा महाभारत में किया गया है। उसके बारे में मोटे तौर से, मतलब एक तौर मतलब पद्धति, बड़ा पद्धति, मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है। अंदाजा बहुशः अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह महाभारत में उसके बारे में क्या किया है, वर्णन किया गया है। तो उसकी अंदाजा से हम कह सकते हैं कि वह युद्ध 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। 14 मतलब 14th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वह लड़ाई भारत, ठीक है, संभवतः उत्तरी भारत, वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। क्या वह लड़ाई, गृह युद्ध का लड़ाई हुई, वह युद्ध किस उद्देश्य से हुआ, भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। तो भारत पर, भारत को अपने अधीन में लेने के लिए वह युद्ध लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। देखो इस युद्ध से क्या हो गया, या इस लड़ाई से अखंड भारत की, तब विशाल या विराट भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। तो अखंड भारत निर्माण करने के लिए अवधारणा मतलब सुविचार, अच्छे विचार की शुरुआत हुई। अखंड भारत निर्माण करने के लिए लोगों के मन में अच्छे विचार करने की एक तौर शुरू हो गई। अवधारणा मतलब सुविचारित। अखंड भारत निर्माण के लिए मतलब युद्ध होने के बाद भारत के देशों में, देश के लोगों में क्या हुआ, एक अखंड भारत निर्माण करने का अनेक सुविचार लोगों में उत्पन्न होने लगे। इस अवधारणा के अनुसार, ठीक है, तो ऐसे एक अच्छे विचारों के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। ठीक है, तो ऐसे एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए लोग सोचने लगे। तो मन में अच्छे अच्छे विचारों के बारे में वे लोग सोचने लगे। तो उसके अनुसार, तो ऐसे एक अच्छे विचारों के अनुसार क्या हुआ, आधुनिक अफगानिस्तान, ठीक है, आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। तो आधुनिक अफगानिस्तान होद्रे ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬಂದು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ದೇಶ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ स्वतंत्रವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अवधारणों के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। ठीक है, वह भारत देश के साथ शामिल होने के लिए तैयार था। इस हिस्से को उस समय गांधार, ठीक है, मतलब हिस्सा मतलब भाग, इस भाग को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है। तो ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದಹಾರ ಶಹರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಗರ, ಶಹರ್ मतलब ನಗರ,
ಕಂದಹಾರ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उस समय गांधार कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था. तो उस समय उस नगर को, इस हिस्से को, ठीक है, उस हिस्से को मतलब अफगानिस्तान क्या हुआ एक बड़ा हिस्सा था, उस हिस्से को तो उस समय किस नाम से बुलाते थे? गांधार नाम से बुलाते थे. और कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था, और साथ में भारत का एक हिस्सा तो भारत का एक भाग समझते थे. वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था. देखो इधर वास्तव में मतलब तो उसे या उस भाग को जिस तरह हम गांधार नाम से पुकारते थे या गांधार नाम से हम उसे कहने लगे, तो उस समय क्या हुआ, भारत का अभिन्न अंग भी समझा जाता था. और वास्तव में इसी कारण, समझ में आ रहे ना, गांधार नाम से हम क्या करते थे, समझा जाता था ना. उसी कारण से मुख्य शासक की मतलब राजा, मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था. ಗಾಂಧಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಾಸಕ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಪತ್ನಿಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಯಾ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಾರಿ ಕಿ ಕನ್ಯಾ ಪಡಾ ಥಾ, ಗಾಂಧಾರಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಾರ್ಯದ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे. देख लो इधर, पहले पहले दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं, समझ में आ रहे ना, बल्कि इस इलाके के निकट, उस इलाके के निकट मतलब उसके समीप या निकट बसे हुए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नाम का नगर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे. ठीक है, तो अब क्या दिल्ली राजधानी है, ठीक है, देश की राजधानी है, तो वह पहला नहीं था. उससे पहले ये तो पुराने नगर, ओल्ड नगर शहर कौन कौन, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दोनों क्या थे, पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे. तो उस समय ये दोनों नगर क्या थे, भारत के मतलब भारत की राजधानी थे. ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो. देख लो मत ये महाकाव्य महाभारत में नेहरू जी हमें तो भारत देश की हालत, भारत देश को भारत नाम जिस तरह आया, ठीक है, और महाभारत से, महाभारत कथा आप टीवी सीरियल में देख रहे हैं, तो उस समय आप उसमें आप यह सब देख सकते हैं. ठीक है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये स्थलों के बारे में उसमें आपको को जानकारी मिलता है. ये दोनों क्या थे, पहले भारत देश के राजधानी थे. ठीक है, दिल्ली पहले नहीं था, ये दिल्ली के निकट के पुराने नगर है. ठीक है, ये दोनों क्या थे, भारत के मतलब हमारे देश के राजधानी थे. यह सब विषय बच्चों हम आज महाभारत इस अध्याय से देख लिए हैं, समझ लिए हैं. तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.